बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। कन्हैया के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम गौरव और लड़की का नाम सुधा था। कन्हैया सेठ धनीराम के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनीराम उसे पैसे देता था, जिससे कन्हैया और उसके परिवार का जीवन बसर होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन गौरव और सुधा पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर देकर आओ स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं 2 बच्चों की फीस का इंतजाम कहाँ से करूं? अजी, मैं आपको एक बार साफ साफ बोल देती हूँ, आप सेठ धनीराम से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा और इतनी कम तनख्वाह। बताओ, इतने कम खर्चे में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करूँगा। इतना कहकर कन्हैया घर पर से चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, आज सेठ कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि मैंने सेठ से 500 रुपये लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 2000 रुपये हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 2000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। ये सेठ धनीराम एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी सेठ धनीराम ने पिछली बार पगार काट ली थी। मैंने सिर्फ 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस सेठ धनीराम ने मेरा इस बात का फायदा उठाकर मेरी भी आधी पगार काट ली। हे भगवान, सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार मुझे दे दे। मैंने बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। फिर सभी अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी सेठ धनीराम के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी पगार दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की भी फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में दे देंगे। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि कल फीस नहीं आई तो बच्चों को घर भेज देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ जी समय पर पगार देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धनीराम सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये लो अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 4000 हैं। मैंने तो इस महीने 5000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम करने के बदले 5000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया है और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 4000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और जगह काम ढूंढ ले।
बेचारे हरिया के पास उन पैसों के लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। कन्हैया, ये लो तुम्हारे 4500 रुपए। पर सेठ जी 4500 रुपए क्यों? मेरे तो पूरे 5000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम किया। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों के दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों के दाम बढ़ नहीं जाते। पर सेठ जी, बात तो 5000 की हुई थी ना। अब 4500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 4500 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे कन्हैया के पास भी उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। कन्हैया भी चुपचाप पैसे लेकर आ जाता है। अरे भाई, ये सेठ एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए। देख लेना, किसी न किसी दिन गरीबों की हाय इसे जरूर लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वे हमारे अन्नदाता हैं। उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। कहाँ का अन्नदाता हमारे पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस 4000 रुपए। इसमें घर का खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के अलावा और काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अब जो भी है, हमारा तो बस ये सेठ धनी राम ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अजी, आ गए आप? कितनी पगार मिली है? सुमन, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 4500 रुपए ही दिए हैं। बस 4500 रुपए? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 2000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 2500 में मैं क्या क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँ सुमन? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देखोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो आपसे मांगे नहीं गए। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से कहा था, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ कर लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर भी काम किया करूँगा। इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर कन्हैया काम पर निकल जाता है और जैसा कि कन्हैया ने कहा था कि वह धनीराम के यहाँ से काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। कन्हैया पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों में जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह कन्हैया को सिर्फ निराशा ही मिलती है। थक हार कर कन्हैया वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि बहुत सारी भैंसों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। यह देखकर कन्हैया बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और वह गुफा में जाकर छिप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब कन्हैया की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बचा, वरना आज तो इन भैंसों के पैरों तले तो कुचला ही जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? कन्हैया ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र गुफा में रखी टोकरी पर जाती है। कन्हैया उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है जिसमें टोकरी पड़ी हुई है? मैं इस टोकरी को घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। कन्हैया जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, उसी समय गुफा से आवाज आती है, रुको, उस टोकरी को मत छूना। कन्हैया डर कर पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट होता है और वह कन्हैया से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, तुम जो भी हो। भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। कन्हैया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार जिस पर पड़ जाती है उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ।
लेकिन आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान आ सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ और पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम कभी भी गुफा के अंदर नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा के अंदर आ पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है, अब ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो इसे देख रहा था। डरो मत कन्हैया, तुम टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी नानी बातें करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सब इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ कन्हैया, ये वही जादुई टोकरी है। अब ये टोकरी तुम्हारी है, तुम इसके मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। पर एक बात याद रखना, जो भी सामान एक बार इस टोकरी में डालोगे वही चीज ही तुम्हें इस टोकरी में बार बार डालनी होगी। इसके अलावा तुम कोई दूसरी वस्तु इसमें नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर ही बिना लालच किए इस टोकरी में वही ही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। कन्हैया उस टोकरी को घर ले आता है। सुमन, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए कि आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो बताइए कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे सुमन, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। कन्हैया सुमन को सारी बात बताता है जो दिन भर में उसके साथ हुई थी। अच्छा जी, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में कुछ ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ सुमन, सोच समझकर ही इसमें कुछ ऐसी चीज डालनी होगी। कन्हैया कुछ देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों की ओर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है कि एक बार जंगल में जब मैं लकड़ियां काटने गया था तब मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को लेकर आओ, हम उस लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को लेकर आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उसमें डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया, ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई हैं। अगर आप इसको बेचोगे तो इसमें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुमन, इन लकड़ियों को मैं बाजार जाकर बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे हम अपने गौरव और सुधा के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन कन्हैया सेठ धनीराम के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर कन्हैया चंदन की लकड़ियों को बहुत कम दामों पर बेचता है, जिसके कारण व्यापारियों के अलावा आम लोगों ने भी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर कन्हैया को अच्छे खासे पैसे मिले। कन्हैया घर आ जाता है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इसमें से तुम दोनों बच्चों की फीस भर देना। अच्छा, अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी, अब आपके पास ये जादुई टोकरी है तो अब आपको उस सेठ के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ धनीराम के यहाँ काम पर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ धनीराम से मेरे साथ साथ बाकी के लकड़हारे भी बहुत दुखी थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों न मैं उन सभी का भी भला करूं। वो सब भी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं और सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर सेठ धनीराम ने कभी भी उनकी मेहनत के सही पैसे उन्हें नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों न मैं उन्हें अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप सभी लोग एक साथ काम करेंगे तो हम सब जल्दी ही तरक्की हासिल कर लेंगे। यह बात सुनकर वह खुश हो जाता है।